कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट पे सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को लेकर गर्म चर्चा के विरोध प्रदर्शन की। साथ ही बात होगी मोदी सरकार के पैन कार्ड जारी करने के मौजूदा सिस्टम में सुधार के फैसले की। वहीं वाराणसी के आधुनिक होते हुए स्वरूप पर खास रिपोर्ट। और चलते चलते उत्तराखंड में पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात। तो अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को लेकर चर्चा गर्म है। गिरफ्तारी के खिलाफ वहां के हिंदू समुदाय ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। भारत ने भी बयान जारी कर चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर जताई है। इसी बीच मोहम्मद यूनुस के एक मंत्री ने दास की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की। ये रिपोर्ट देखिए। भारत ने बांग्लादेश में हिंदू पुजारी और धार्मिक अल्पसंख्यक नेता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी की निंदा की है। एक बयान में विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेशी अधिकारियों से हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। बता दें कि बांग्लादेश में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्क्रिएशन इस्कॉन के एक प्रमुख पूर्व नेता चंदन कुमार धर हैं, जिन्हें चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही ढाका हवाई अड्डे पर चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार किया गया, हंगामा मच गया। वहीं मंगलवार को ढाका की एक अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। This is very shocking. We saw that how Chinmay Krishnadas, when he was arrested, so many policemen took him to the court as if some big terrorist they have captured. We are seeing that for last 100 days violence is going on against the minorities, and when this Hindus, when they very peacefully they came out on the streets, they protested. We saw just few days ago 4 lakh minorities, Hindu minorities and other minorities, they came out on the streets, and Chinmay Krishnadas, he has become the face of the protest. How peacefully they conducted that protest meet. They had only 8-point demands. They presented their demand to the government, and they are just demanding that the Hindus and the other minorities of Bangladesh should be given protection. बता दें कि भारत की ओर से बयान में कहा गया है, हमने श्री चिन्मय कृष्ण दास, जो बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता हैं, उनकी गिरफ्तारी और जमानत न दिए जाने पर गहरी चिंता है। बता यह घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर किए गए कई हमलों के बाद हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी और लूटपाट के साथ साथ चोरी, तोड़फोड़ और देवी देवताओं और मंदिरों को अपवित्र करने के कई मामले दर्ज हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि शांतिपूर्ण सभाओं के माध्यम से वैध मांगे प्रस्तुत करने वाले धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए जाने चाहिए। We saw that how fake false sedition case was filed against Chinmay Krishnadas, and yesterday when he was going to catch a flight right in front of the airport, he was arrested, and he was arrested by people in plain clothes. So that is also very shocking. I got a call and I came to know that when they were taking the devotees accompanying him, they thought that maybe some terrorists, they are kidnapping him. जैसा कि चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिस पर बांग्लादेश ने जवाब दिया है। इसी बीच बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार में युवा और खेल मंत्रालय सलाहकार आसिफ महमूद सोजीब भुइयां ने कहा कि चिन्मय दास को हिंदू समुदाय के नेता के रूप में नहीं बल्कि देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस कार्यक्रम में बोलते हुए आसिफ महमूद ने कहा, सरकार बांग्लादेश की संप्रभुता और स्वतंत्रता को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी देशद्रोह के कृत्य खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। हम ये साफ करना चाहते हैं कि ऐसे कामों में शामिल किसी भी इंसान को, चाहे वो कोई भी नेता हो,
बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि भारत के बयान के बाद बांग्लादेश ने भी एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि चिन्मय दास की गिरफ्तारी को कुछ हलकों में गलत अर्थ दिया गया है। बयान में कहा गया कि भारत का बयान निराधार और दोस्ती की भावना के उलट। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया, चिन्मय कृष्ण दास को अलग अलग आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश सरकार का मानना है कि इस तरह से निराधार बयान न केवल तथ्यों को गलत तरीके से पेश करते हैं बल्कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच मित्रता और आपसी समझ की भावना के विपरीत भी हैं। आपको बता दें कि शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से बांग्लादेशी हिंदुओं समेत वहां के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की खबरें सामने आती रही हैं। हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। चिन्मय कृष्ण दास हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने और उन्हें एकजुट करने का काम करते हैं। इसी बीच उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। मोदी सरकार ने पैन कार्ड जारी करने के मौजूदा सिस्टम में सुधार का फैसला किया है। नए कार्ड ने एफिशिएंट स्कैनिंग के लिए एक और क्यूआर कोड की सुविधा होगी और यह पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। पैन कार्ड अपग्रेडेशन के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी, यानी कि यह सभी को निःशुल्क होगा। ये रिपोर्ट देखिए। कैसा होगा क्यूआर कोड वाला नया पैन कार्ड? जल्द ही मिलने लगेगा पैन कार्ड 2.0। मोदी सरकार ने दी योजना को मंजूरी। मौजूदा कार्ड धारकों को नहीं चुकानी होगी कोई रकम। इस बदलाव का मकसद करदाता सेवाओं और बिजनेस गतिविधियों को बेहतर बनाना है। पुराने पैन कार्ड को फ्री में अपग्रेड किया जाएगा। नए नंबर के लिए आपको किसी तरह का कोई आवेदन नहीं करना। मोदी सरकार ने पैन कार्ड जारी करने के मौजूदा सिस्टम में सुधार के लिए पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। नए पैन कार्ड पर क्यूआर कोड की सुविधा होगी। इसके लिए मौजूदा कार्ड धारकों को कोई रकम नहीं चुकानी होगी। 1435 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी। बता दें कि सभी पैन कार्ड धारकों के मौजूदा पैन नंबर भी वैलिड रहेंगे। नए नंबर के लिए आपको किसी तरह का कोई आवेदन नहीं करना होगा। आसान वेरिफिकेशन के लिए क्यूआर कोड जैसी सुविधाओं के साथ पैन 2.0 पूरी तरह से कागज रहित और ऑनलाइन होगा। सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि पैन कार्ड धारकों के शिकायतों के जल्द समाधान के लिए भी बदलाव किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पैन 2.0 को मंजूरी दे दी है। पैन 2.0 देश का पैन सिस्टम का एक एडवांस वर्जन होगा, जिसका मकसद बिजनेस और सिटीजन सेंट्रिक ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन करना है, यानी बिजनेस और इंडिविजुअल दोनों के लिए प्रोसेस को आसान बनाना है। उन्होंने कहा कि नागरिकों के पुराने पैन कार्ड को क्यूआर कोड पैन विद क्यूआर कोड की सुविधा के साथ फ्री में अपग्रेड किया जाएगा। यह प्रोसेस पूरी तरह से पेपरलेस और ऑनलाइन होगा। पैन 2.0 अप्रूव हुआ है। एग्जिस्टिंग सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा। पूरा उसका जो डिजिटल बैकबोन है पीछे वो कंप्लीट नए तरीके से की जाएगी। और जो कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर की डिमांड बार बार इंडस्ट्री से आती थी, कॉमर्शियल वर्ल्ड से आती थी कि हमें अलग अलग बहुत सारे नंबर नहीं रखने चाहिए, एक नंबर अगर अवेलेबल हो तो अच्छा रहता है। तो ये कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर का मिशन, इसमें प्रयास किया जाएगा कि क्या इसको एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाया जा सकता है। क्या है पैन 2.0 प्रोजेक्ट? पैन 2.0 प्रोजेक्ट एक ई गवर्नेंस पहल है। पैन 10 सर्विसेज के टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए टैक्स फेयर रजिस्ट्रेशन सर्विसेज को फिर से तैयार करना है। इस पहल के जरिए सरकार का लक्ष्य टैक्स पेयर्स को बेहतर डिजिटल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराना है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139A के तहत पुराने वर्जन वाले पैन का इस्तेमाल 1972 से किया जा रहा है।
इस बड़े पैमाने पर अपनाया गया और करीब 78 करोड़ पैन जारी किए गए, जिनके दायरे में लगभग 98% लोग आते हैं। इस प्रोजेक्ट पर 1435 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान जताया जा रहा है। टैक्स पेयर्स को मिलेगा बेहतर डिजिटल एक्सपीरियंस। पैन 2.0 प्रोजेक्ट एक ई गवर्नेंस पहल है जिसका मकसद पैन एंड सर्विसेज के टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्विसेज को फिर से तैयार करना है। इस पहल के जरिए सरकार का लक्ष्य टैक्स पेयर्स को बेहतर डिजिटल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139A के तहत पुराने वर्जन वाले पैन का इस्तेमाल 1972 से किया जा रहा है। इसे बड़े पैमाने पर अपनाया गया और करीब 78 करोड़ पैन जारी किए गए, जिसके दायरे में लगभग 98% लोग आते हैं। इस प्रोजेक्ट पर 1435 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान जताया जा रहा है। नए प्रोजेक्ट का फायदा इस प्रोजेक्ट से पैन और टैन सर्विसेज के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए टैक्स पेयर्स रजिस्ट्रेशन के बिजनेस प्रोसेस को फिर से तैयार किया जाएगा। पैन कार्ड हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है जो मिडिल क्लासेस हो, छोटे बिजनेस हो, सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हाईली अपग्रेड करके एक नए लेवल पे लाके पैन 2.0 अप्रूव हुआ है। एग्जिस्टिंग सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा। पूरा उसका जो डिजिटल बैकबोन है पीछे वो कंप्लीट नए तरीके से की जाएगी। और जो कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर की डिमांड बार बार इंडस्ट्री से आती थी, कॉमर्शियल वर्ल्ड से आती थी कि हमें अलग अलग बहुत सारे नंबर नहीं रखने चाहिए, एक नंबर अगर अवेलेबल हो तो अच्छा रहता है। तो ये कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर का मिशन, इसमें प्रयास किया जाएगा कि क्या इसको एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाया जा सकता है। एक यूनिफाइड पोर्टल रहेगा, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर अभी चल रहे हैं वो सॉफ्टवेयर करीब करीब 15 साल, 12 साल, 20 साल इनकी लाइफ हो चुकी है और एक नई सोच, एक डिजिटल इंडिया का एक नया रूप सामने आने की जरूरत है। इसके लिए पैन 2.0 आज अप्रूव किया गया। कंप्लीट पेपरलेस, कंप्लीट ऑनलाइन रहेगा और इसमें बहुत फोकस दिया जाएगा ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम पर भी। किस तरह से किसी की कोई तकलीफ हो कहीं पर, किसी भी छात्र, किसी भी यूजर को, तो उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके। बता दें कि पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर भारतीय करदाताओं को आयकर विभाग जारी करता है। ये 10 नंबरों का अल्फा न्यूमेरिक यूनिक नंबर होता है। पैन कार्ड 1972 से देश के टैक्स सिस्टम का अहम हिस्सा है। पैन 2.0 से कार्ड धारकों को मिलने वाली सुविधाएं और तेजी से मिलने लगेंगी। पैन कार्ड को अपग्रेड करने का फायदा 78 करोड़ लोगों को मिलेगा। ये सभी वो लोग होंगे जिनके पास पहले से पैन कार्ड है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी में बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर सांस्कृतिक धरोहर के साथ आधुनिक होते हुए शहर का प्रतीक है। यह शहरी रोपवे परिवहन में नई क्रांति लाएगा। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी को दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। इस पवित्र शहर काशी में अब तेजी से बदलाव हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के नजरिए और सीएम योगी की पहल के जरिए ये शहर अब सांस्कृतिक विरासत को संजोने के साथ ही आधुनिक विकास के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना शहर के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। ऐसे श्रद्धालुओं की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा लंबी लाइन न हो, इसको लेकर कोशिशें की जा रही हैं। कॉरिडोर में ऐसी व्यवस्था की गई है कि एक बार में अधिकतम 2 लाख श्रद्धालु आ सकें। बनारस के विकास को अगर आप लेके चलेंगे तो इसको 2 चरणों में बांटिए। 2014 से 17 जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब यहाँ चुनाव लड़े और हमारे प्रधानमंत्री बने, 2014-17 के एक अलग विकास है जिसमें ट्रेड फेडरेशन सेंटर, हाईवे का निर्माण,
एयरपोर्ट का निर्माण, ट्रेड फैसिलिटी सेंटर, ये निर्माण हुआ। और 2017 से लेके वर्तमान तक ये अलग विकास हो रहा है और हमें लगता है कोई सा क्षेत्र नहीं है जहाँ विकास न हुआ है। शहर में सड़कों के नेटवर्क, आधुनिक फ्लाईओवर से लेकर हाईटेक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक वाराणसी में हर बुनियादी सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। काशी में देश का पहला शहरी रोपवे भी बनाया जाएगा। 3.75 किलोमीटर तक फैले रोपवे में 5 स्टेशन शामिल होंगे। इससे कनेक्टिविटी और परिवहन में काफी सुधार होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोपवे का मैं छूट गया कि एक तो इतने ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो रोपवे ट्रैफिक को यहाँ जो कंजेशन है उसको ठीक करने के लिए रोपवे से काफ़ी मदद मिलेगी। इस विकास से न केवल शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो रहा है, बल्कि इससे रोजगार और कारोबार के भी नए मौके पैदा हो रहे हैं, जिससे वाराणसी उत्तर प्रदेश का सबसे तेजी से बढ़ता सेंटर बन गया है। यंग जनरेशन काफ़ी बनारस में वापस है। इससे देख के लगता है कि बनारस की तरफ जो यहाँ के लोग हैं उनका भी अट्रैक्शन बढ़ा है, प्लस बाहर का जो टूरिज्म है वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ है। जैसे जैसे शहर में नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ विकास हो रहा है, वाराणसी तेजी से बढ़ रहा है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर गंगा घाटों तक ये शहर भविष्य के लिए नई मिसाल पेश कर रहा है। नैनीताल स्थित भीमताल अपनी खूबसूरत वादियों के लिए साथ साथ पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए अलग पहचान रखता है। भीमताल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत भीमताल झील में वाटर साइकिलिंग की शुरुआत की है। इस रिपोर्ट को देखिए। नैनीताल महज 24 किलोमीटर दूर स्थित भीमताल अपनी खूबसूरत वादियों के साथ साथ पर्यटक और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। हर साल लाखों की संख्या में सैलानी भीमताल पहुंचते हैं। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी भीमताल की खूबसूरत झील पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसको देखते हुए भीमताल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत भीमताल झील में वाटर साइकिलिंग की शुरुआत की है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। भीमताल आने वाले पर्यटक अब एक अनोखे वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले सकेंगे, तो उन्हें दूसरी जगहों पर आमतौर पर नहीं मिलता। जी, वाटर साइकिल्स एक न्यू एक्टिविटी आपका ये जो हमारा लेक डिस्ट्रिक्ट है इसमें इंट्रोड्यूस की गई थी। नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट है, तो इसका काफ़ी क्रेज़ भी है और काफ़ी टूरिस्ट इसको पसंद भी कर रहे हैं। तो अभी हमने इसको लेक भीमताल में चालू किया है। अभी सर हमारे पास 4 बोट्स रनिंग में हैं, 2 सिंगल 2 डबल। तो इसका प्राइस 500 पर पर्सन रहता है। हाफ एन आवर की टाइमिंग रहती है। तो इसका वैसे एवरेजली हम हाफ एन आवर ही देते हैं। अगर कोई कस्टमर डिमांड करता है तो हम ज़्यादा भी दे देते हैं। ऐसा ये बेसिकली वाटर साइकिल है। ये पूरी बैलेंस रहती है साइकिलिंग। मेन जैसे हम रोड में साइकिल चलाते हैं, ऐसे पानी में भी आप साइकिल चला सकते हैं। तो इसमें पूरी बैलेंस रहती है। इसको बच्चे भी कर सकते हैं, 8 ईयर से या 10 ईयर वाले बच्चे भी आराम से कर सकते हैं। आपको बता दें कि भीमताल में पर्यटक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाटर स्पोर्ट्स का रोमांच शुरू करने का प्रयास किया गया है। इसके तहत भीमताल झील में हाइड्रोफिलर का ट्रायल किया गया, जो कि सफल रहा। इस साइकिल नुमा हाइड्रोफिलर की खासियत है कि यह पानी पर तैर सकती है और इसे चलाने के लिए पैडल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अमेरिका से उत्तराखंड में पर्यटक संबंधी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए लाई गई है। वहीं पर्यटक से जुड़े लोगों ने बताया कि हाइड्रोफिलर एक नए तरीके की वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों में से एक है। इसे अमेरिका से मंगवाया गया है। भीमताल झील में इसके संचालन से किसी भी तरह का झील को नुकसान नहीं होगा। इसके जरिए उत्तराखंड में पर्यटक की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड में यह अपने आप में एक अनूठा प्रयास साबित हो रहा है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एनवायरनमेंट के प्रोस्पेक्ट से देखें तो दिल्ली में जो हालत है प्रदूषण की, उसके हिसाब से तो यहाँ आना है ये मस्ट। हर आदमी को मुझे लगता है 15 दिन पे 3 वीक पे 2-3 वीक पे तो आना चाहिए। और जहाँ तक रही साइकिलिंग की बात की, नॉर्मली हम नाव और बाकी चीज़ें तो काफ़ी देखते हैं, बट ये बहुत कम दिखा है। इनफैक्ट मैंने भी पहली बार किया है, हालांकि मैं बराबर आता जाता रहता हूँ। एंड इसको करके यही लगा कि नहीं, स्टेमिना बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज ये 1 किलोमीटर का हमने राउंड मारा, 3-4 बार हमने रिसेस लिया, फिर धीरे से किया। सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। वाटर साइकिलिंग में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एक्टिविटी ये अलग एक्टिविटी है,
इसको करना भी, जैसे पैराग्लाइडिंग किया है वैसे वाटर साइकिलिंग करना भी जरूरी है। मतलब आए हैं तो करना चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस है। वाटर साइकिलिंग के बारे में बताया जाता है कि वाटर साइकिल खुद से संतुलित रहती है, जिसके ऊपर बैठना बेहद आसान और सुखद होता है। वाटर साइकिलिंग राइड के लिए सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी दिशा निर्देश और लाइफ जैकेट प्रदान किए जाते हैं। पिछले साल भीमताल में वाटर साइकिल स्पोर्ट्स का शुभारंभ भारत में पहली बार किया गया था। वर्तमान में भीमताल झील में 4 प्रकार के वाटर साइकिल उपलब्ध हैं, जिनमें सिंगल सीटर और डबल सीटर शामिल हैं। ऑपरेटरों के मुताबिक 8 साल के बच्चों समेत सभी उम्र के लोग वाटर साइकिलिंग का मजा ले सकते हैं। वाटर साइकिलिंग का मजा लेने वाले पर्यटक इसे अनोखा और रोमांच से भरा एहसास बता रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि वाटर साइकिलिंग नैनीताल जिले के लिए प्लान की गई उन गतिविधियों की सीरीज की पहली कड़ी है, जिसका मकसद पर्यटक स्थल के तौर पर इसके आकर्षण को बढ़ाना है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।